क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनने जा रहा है? हाल ही में उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 20वीं शिखर बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 5 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे भारत देश में ही है। कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। किसके नाम पर यह क्रिकेट स्टेडियम बना है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है। और दूसरा नंबर का है ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न। और यह तीसरा नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब हमारे भारत देश में बनने जा रहा है। भारत में कहां पर? राजस्थान के जयपुर में, यानी कि पिंक सिटी में यह दुनिया का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बन चुका है? दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है अहमदाबाद में। और यह क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री के नाम पर, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह क्रिकेट स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकते हैं? 1.10 लाख दर्शकों की क्षमता वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यानी कि 1,10,000 दर्शक यहां क्रिकेट का मजा ले सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 90,000 दर्शकों की। यानी कि पहले नंबर पर गुजरात का अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, दूसरे नंबर का यह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जिसकी क्षमता है 90,000 दर्शकों की, और तीसरे नंबर का बनने जा रहा है राजस्थान में पिंक सिटी में। जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। तो यहां जब हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, यानी कि गुलाबी नगरी। दोस्तों मैंने आपको तकरीबन 2-3 बार बताया था कि राजस्थान के जो भी शहर है ना, उसका नाम है ना, वो किसी न किसी रंग के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए जिस तरह जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, तो बैंगनी सिटी किसे कहा जाता है, व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की कैपिटल है। और जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है। और जयपुर को पिंक सिटी या तो गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। और इमेज में मैंने आपके सामने यह जयपुर की एक इमेज रखी है। क्या आप इस महल को पहचान सकते हैं कि यह जयपुर की कौन सी इमारत है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जयपुर की स्थापना किसने की थी? वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। किसने? आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने यह जयपुर की स्थापना की। और यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। तो यह भी याद रख लो कि जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा यूनेस्को ने कब दिया? जुलाई 2019 में। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? दोस्तों पिछले 6 मंथ में तकरीबन 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में आए। सबसे पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्थान किसने लिया? तीरथ सिंह रावत ने। अब तीरथ सिंह रावत का स्थान किसने लिया है? पुष्कर सिंह धामी ने। यानी कि पिछले 6 माह में
3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। किस राज्य में? उत्तराखंड में। यहां आप देख सकते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, यह उत्तराखंड। और उत्तराखंड की कैपिटल का नाम क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल का नाम क्या है? गैरसैंण। तो याद रखो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुष्कर सिंह धामी। और दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने कल रविवार को ही अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। तो पुष्कर सिंह धामी से जुड़े इतने फैक्ट आप याद रख ही लीजिए कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। कौन? पुष्कर सिंह धामी। और यहां पर क्या लिखा है पढ़ो तो मेरे साथ साथ, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम। क्लियर? और राज्य के सबसे युवा मंत्री यानी कि उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो भी आंसर होना चाहिए पुष्कर सिंह धामी। कितनी आयु के हैं? 45 वर्ष की आयु के हैं। और किस सिटी से विधायक है? तो पुष्कर सिंह धामी खटीमा से भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक है। इमेज में आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो याद रखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का प्रावधान है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? जो भी राज्य है उनके राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य ने यह महान हस्ती को यानी कि यह भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हाल ही में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और धामी ने किसका स्थान लिया है? तीरथ सिंह रावत का। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मदन कौशिक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। और दोस्तों उत्तराखंड की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन, क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 20वीं शिखर बैठक कहां आयोजित होगी? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यह 20वीं शिखर बैठक आयोजित होने वाली है दुशांबे में। कहां पर? दुशांबे में। तो क्या आपको याद है दुशांबे किस देश की कैपिटल का नाम है? तो याद रखो दुशांबे ताजिकिस्तान देश की कैपिटल का नाम है। किसकी? ताजिकिस्तान देश की कैपिटल का नाम है दुशांबे। और यहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 20वीं शिखर बैठक का आयोजन किया जाने वाला है। और शंघाई सहयोग संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? तो याद रखो भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और इसके अलावा 8 यूरेशिया देश यह शंघाई सहयोग संगठन में शामिल है। और इमेज में आप देख सकते हैं इनका हमारे वर्ल्ड के मैप में, यानी कि यह पूरे विश्व की सबसे अधिक आबादी और सबसे अधिक एरिया को भी यह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है। और 20वीं शिखर बैठक की तैयारी के लिए शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दुशांबे में कब होगी? तो दोस्तों यह 20वीं शिखर बैठक की तैयारी करने के लिए हाल ही में 13 और 14 जुलाई को यह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर? दुशांबे में आयोजित होगी। और पूरा प्लानिंग यहां पर 2 दिनों में किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने औपचारिक रूप से इस समूह की सदस्यता कब ग्रहण की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता हमारे भारत देश और पाकिस्तान ने कब ग्रहण की है? 2017 में। और आबादी और भूगोल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन कौन सा है? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए शंघाई सहयोग संगठन। क्या? आबादी और भूगोल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा यह क्षेत्रीय संगठन है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में आतंकवाद विरोधी समन्वय केंद्र स्थापित किया। और इसके तहत लगातार सुरक्षा बलों के आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। तो यह भी हमें याद रख लेना चाहिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में आतंकवाद विरोधी समन्वय केंद्र की स्थापना की है। और यह नया फैक्ट साल 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शांति मिशन के तहत एक बड़ा सैनिक अभ्यास भी रूस में आयोजित होगा।
यानी कि कितने देश हो गए इसमें शामिल, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल सभी देशों की सेना यह शांति मिशन में हिस्सा लेगी और यह एक सैन्य अभ्यास होगा। कहां पर आयोजित होने वाला है? रूस देश में। और दोस्तों यह पिछले साल ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण दोस्तों इसी तरह का आयोजन नहीं हो सका। चौथा क्वेश्चन, वेम्बनाड झील निम्न में से किस राज्य की सबसे बड़ी झील है? मैंने आपके सामने जो इमेज रखी है, तो यह वेम्बनाड झील में दोस्तों एक द फेमस स्नेक बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है। ओके, आंसर आपके सामने है, पता चल गया। कहां पर? केरला में है। वेम्बनाड झील यह केरल राज्य में है और यहां प्रति वर्ष दोस्तों एक फेमस स्नेक बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है। और इस रेस का नाम किस महानुभाव के नाम पर रखा गया है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन वेम्बनाड झील हाल ही में करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, सुदृढ़ टीकाकरण अभियान के बीच वेम्बनाड झील में केरल हाउस बोट के शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि यह वेम्बनाड झील है वो केरल राज्य में स्थित है और यहाँ पर दोस्तों इस तरह के हाउस बोट है। तो टीकाकरण के बाद शीघ्र ही यहाँ इस तरह के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी झील का नाम क्या है, तो हमें याद रख लेना चाहिए वेम्बनाड झील हमारे भारत देश की सबसे लंबी झील का नाम है। और किस राज्य में? केरल राज्य में। और वेम्बनाड झील को वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कौल, पुन्नमदा झील यानी कि जो कुट्टनाड है, कुट्टनाड में पुन्नमदा झील के नाम से जाना जाता है और कोच्चि में यह वेम्बनाड झील को कोच्चि झील के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो इमेज में आप देख सकते हैं मैप में। यह हमारा दक्षिण का स्टेट केरला और केरला में यहां तट पर जो यह कैचमेंट एरिया है यह पूरा ही पूरा वेम्बनाड झील का कैचमेंट एरिया है और यह केरल के कई जिलों में फैली हुई है जो 2033.02 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करती है। वेम्बनाड झील का स्रोत 4 नदियों से है। कौन कौन सी 4 नदी? मीनाचिल, अचनकोविल, पंपा और मणिमाला से संबंधित है वेम्बनाड झील का जल स्रोत। और यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट है। तो यह फैक्ट हमें याद रख लेना चाहिए कि भारत देश की सबसे बड़ी रामसर साइट का नाम क्या है? सुंदरबन। और दूसरे नंबर पर कौन है? यह वेम्बनाड झील। और कुमारकोम पक्षी अभयारण्य भी इस झील के पूर्वी तट पर स्थित है। तो दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वो केरल राज्य में। और किस झील के तट पर है, तो याद रखो वेम्बनाड झील के पूर्वी तट पर यह कुमारकोम पक्षी अभयारण्य स्थित है। क्लियर? ओके। पांचवा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में यानी कि T20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट, ये तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हमारे भारत देश की एक महिला क्रिकेटर बन गई है जिसका नाम है मिताली राज। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मिताली राज। और मिताली राज ने हाल ही में अपने क्रिकेट करियर में कितने 22 साल पूर्ण किए हैं। और मिताली राज ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? चार्लोट एडवर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि पीछे छोड़ दिया है चार्लोट एडवर्ड को। यानी कि पूरे विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाले मिताली राज हमारे भारत देश के। इमेज आप देख सकते हैं। कांग्रेचुलेशन मिताली राज को। मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में तीनों प्रारूपों यानी कि टेस्ट, एक दिवसीय मैच, T20 अंतरराष्ट्रीय में मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर भी बन गई है। और मिताली राज ने यह उपलब्धि इंग्लैंड देश के महिला क्रिकेट के खिलाफ खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच में हासिल किए। और मिताली राज ने 41वें ओवर में चौका लगाकर श्रृंखला का अपना लगातार तीसरा और करियर का 58वां अर्धशतक भी पूरा किया। यानी कि यह 3 एक दिवसीय श्रृंखला का जो आयोजन किया गया किस देश के खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। इसमें मिताली राज ने तीनों मैच में दोस्तों अर्धशतक लगाया है
और इसकी बदौलत से मिताली राज ने यह उपलब्धि हासिल की है। कौन से? तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है मिताली राज। और मिताली राज किसको पछाड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी? तो इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज क्रिकेटर जिसका नाम है चार्लोट एडवर्ड। और चार्लोट एडवर्ड ने 10,273 रन कुल बनाए हैं और इस आंकड़े को पार कर लिया है मिताली राज ने। और भारतीय महिला टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए मिताली राज, हमारे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। और उप कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। छठा क्वेश्चन, 4 जुलाई को किस देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 4 जुलाई यानी कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों स्वतंत्रता दिवस कल ही मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 जुलाई बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और यहां इमेज को देखिए, क्या लिखा है? जुलाई 4 1776 में यह देश आजाद हुआ और किस देश के अधीन था? दोस्तों ब्रिटिशरों ने लगभग पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमा लिया था। यानी कि ब्रिटिश शासन से अमेरिका मुक्त हुआ और 4 जुलाई 1776 वो स्वतंत्र होने के बाद प्रति वर्ष अपना यह महत्वपूर्ण दिवस मनाता है। जिस तरह हमारे भारत देश में 15 अगस्त, बस इसी के तर्ज पर 4 जुलाई 1776 अमेरिका। भारत की तरह अमेरिका भी ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 जुलाई को अपने स्वतंत्रता दिवस की 245वीं वर्षगांठ मनाई। यानी कि 2021 में अमेरिका देश ने अपनी स्वतंत्रता की 245वीं वर्षगांठ मनाई। और साल 1776 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद से अमेरिका में हर साल 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और आजादी के बाद जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन, इमेज में आप देख सकते हैं, जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। तो यह बात याद रख लीजिए कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। इमेज में आप देख सकते हैं, जिस तरह हमारे भारत देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, बस इसी के तरह यह जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्र प्रमुख बने। और उन्हें आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पर अमेरिका की कैपिटल का नाम रखा गया है। क्या? जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर अमेरिका की कैपिटल का नाम रखा गया है। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्लियर? ओके। 7वां क्वेश्चन, AJNIFM ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पहले तो यहां एक शॉर्ट नेम आया, इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? AJNIFM यानी कि अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाल ही में इस संस्थान ने दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि AJNIFM तथा दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक मसौदा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस साझेदारी के तहत AJNIFM में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। और इस साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भारत में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के भविष्य को बदलने तथा उसे नया रूप देने हेतु क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाना है। और इस साझेदारी के तहत माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी, उपकरण व संसाधन प्रदान करेगा तथा सरकारी अधिकारियों को कौशल बनाएगा और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करेगा। और अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सार्वजनिक नीति,
वित्तीय प्रबंधन तथा अन्य प्रशासनिक मुद्दों के क्षेत्र में पेशेवरों के कौशल निर्माण में विशेषज्ञता का केंद्र है, जो मुख्य तौर पर पेशेवर क्षमता एवं अभ्यास के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। और इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1993 में वित्त मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। 8वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही शिरीषा बांदला कौन है? दोस्तों यहाँ स्पेस में मैंने आपके सामने इमेज रखी होती तो आपको आंसर पता चल जाता, इसलिए जानबूझकर मैंने यहाँ शिरीषा बांदला की इमेज नहीं रखी है। चलिए इमेज दिखाता हूं, फिर ऑप्शन पर आता हूं। ये देखिए शिरीषा बांदला, देख लिया? ओके, सुर्खियों में रही शिरीषा बांदला कौन है? ओके, आप बहुत ही होशियार है। एक अंतरिक्ष यात्री है और भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है। जिस तरह कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, बस इसी तरह यह शिरीषा बांदला। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अब एक और भारतवंशी बेटी अंतरिक्ष की सैर करने वाली है। इसका नाम है शिरीषा बांदला। इमेज में आप देख सकते हैं। और वे रिचर्ड ब्रैनसन की स्पेस कंपनी जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई को अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे। यानी कि आज तो 5 जुलाई हो गई है और 11 जुलाई को अंतरिक्ष की सैर करने वाली है शिरीषा बांदला। और कल्पना चावला के बाद 34 साल की यह शिरीषा बांदला। इमेज में आप देखिए, कौन सी है भारतीय मूल की यह शिरीषा बांदला? चलिए, ओके, ये है शिरीषा बांदला। तो 34 साल की शिरीषा बांदला भारत में जन्मी ऐसी दूसरी महिला होगी जो अंतरिक्ष का सफर तय करेगी और विश्व में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली वे चौथी भारतीय होगी। तो चौथी भारतीय आप उंगलियों के सहारे आप गिन सकते हैं। कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स और यह शिरीषा बांदला चौथे। क्लियर? ओके। शिरीषा बांदला का जन्म भारत के आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में हुआ था। तो यह याद रख लो, शिरीषा बांदला का जन्म कहां होता है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। और उनके दादा बांदला रगहिया एक कृषि वैज्ञानिक है और शिरीषा बांदला के पिता डॉक्टर मुरलीधर एक वैज्ञानिक है और अमेरिकी सरकार में वरिष्ठ कार्यकारी सेवा के सदस्य है। यानी कि पूरा फैमिली दोस्तों रॉयल है, कोई ना कोई ऊंची पोस्ट पर है। जैसा कि उनके दादा एक कृषि वैज्ञानिक, उनके पिता डॉक्टर मुरलीधर एक वैज्ञानिक और वो भी अमेरिकी सरकार में एक वरिष्ठ कार्यकारी सेवा के सदस्य। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली शिरीषा बांदला ने पर्ड्यू विश्वविद्यालय से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और उसके बाद जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली और वे फिलहाल वर्जिन ऑर्बिट के वॉशिंगटन ऑपरेशंस को भी संभाल रही है। 9वां क्वेश्चन, मरियप्पन थंगावेलु निम्न में से किस राज्य के पैरा हाई जंपर है? इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक आने वाला है। इसमें हमारे भारत देश की जो पैरालंपिक टीम है इसकी कमान संभालने वाले हैं। यानी कि हमारा देश का जो राष्ट्र ध्वज है वो हमारे यह खिलाड़ी के हाथ में होगा। नाम क्या है? मरियप्पन थंगावेलु। और वो दोस्तों हमारे पैरा हाई जंपर है। यानी कि जो भी पैरालंपिक का आयोजन किया जाता है, जिस तरह रियो में 2016 में यह आयोजित किया गया, इसमें हमारे यह मरियप्पन थंगावेलु ने गोल्ड मेडल जीता था और इसीलिए हमारा ध्वजवाहक बनाया गया है यह टोक्यो 2020 में। यानी कि वो किस राज्य के हैं? तमिलनाडु राज्य के हैं मरियप्पन थंगावेलु। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो क्यों करंट अफेयर में आइए, शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। क्या? यह टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है मरियप्पन थंगावेलु को, इसलिए करंट अफेयर में आया है। और रियो में गोल्ड मेडल हमारे भारत देश को दिलाया था। और यह 25 वर्षीय थंगावेलु जिन्हें पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था और टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन समिति द्वारा चुने गए 24 पैरा एथलीटों में से एक है हमारे यह थंगावेलु। कांग्रेचुलेशन। और इसी साल भी आप हमारे देश के लिए गोल्ड जीतो, इसी तरह की ईश्वर को कामना। 10वां क्वेश्चन,
आईसीएस तुकारामी किसकी एक प्रजाति का नाम है? पहले तो इमेज में देखिए तुकारामी दोस्तों हमारे भारत देश के एक पुलिसकर्मी जिन्होंने 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ इसमें हमारे यह पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हाल ही में एक प्रजाति मिली है, किसकी? मकड़ी की 2 प्रजातियां मिली है, इनमें से एक का नाम हमारे यह पुलिसकर्मी के नाम पर रखा गया है। इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है कि आईसीएस तुकारामी किसकी एक प्रजाति का नाम है? मकड़ी की एक प्रजाति का नाम है। और इमेज में आप देख सकते हैं मकड़ी की यह नई प्रजाति, 2 प्रजातियां मिली है। ठाणे कल्याण क्षेत्र से कूदने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के एक समूह ने उनमें से एक का नाम बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओमले के नाम पर रखा है, जिन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। और मकड़ियों की इस प्रजाति को आईसीएस तुकारामी कहा जाता है। क्या नाम रखा गया है? आईसीएस तुकारामी नाम रखा गया है मकड़ी की नई प्रजाति का। और नई प्रजातियों की खोज का हवाला देते हुए वैज्ञानिक ध्रुव ए प्रजापति, जॉन कालेब, सोमनाथ बी कुंभर और राजेश सनप द्वारा रूसी विज्ञान पत्रिका, और रूसी विज्ञान पत्रिका का नाम क्या है यहां पर पढ़ सकते हैं आप, नाम है एंथ्रोपोडा सिलेक्टा। एंथ्रोपोडा सिलेक्टा जो एक रूसी विज्ञान पत्रिका है इसमें प्रकाशित किया गया है यह मकड़ियों की 2 प्रजाति का आर्टिकल। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में यूडायस प्लस 2019-20 की रिपोर्ट किसने जारी की? दोस्तों मैं यह रिपोर्ट के बारे में अच्छी तरह समझ सकता हूं, यह शिक्षा से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है। और यहाँ जो भी हमारी शाला में या तो विद्यालय में जिस तरह की फैसिलिटीज होती है, यह विद्यालय में कितने शिक्षक है, फिजिकल फैसिलिटी कौन कौन सी है, सारी रिपोर्ट इसमें दोस्तों प्रति वर्ष दी जाती है। यूडायस प्लस 2019-20 की रिपोर्ट हाल ही में जारी की है हमारे शिक्षा मंत्रालय ने। और हमारे देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक ने यह यूडायस प्लस 2019-20 की रिपोर्ट जारी की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। और यहां पर पढ़ सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड ऑन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यानी कि यूडायस प्लस 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है जो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। 1 जुलाई को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, शॉर्ट में कहे तो यूडायस प्लस 2019-20 की रिपोर्ट फॉर स्कूल एजुकेशन जारी की। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 17% स्कूलों में 2019-20 में बिजली और हैंड वॉश जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। दोस्तों एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट के जरिए कि पूरे भारत देश में तकरीबन 17% स्कूलों में 2019-20 में बिजली और हैंड वॉश जैसी बुनियादी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे इंद्रजाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में रहा है इंद्रजाल। यहां पर देखिए चारों ऑप्शन को, आपको क्या लगता है इंद्रजाल क्या है? यह एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम है। क्या? ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम है इंद्रजाल, जो हाल ही में करंट अफेयर में आया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और आप सभी को पता है कि हमारे देश में दोस्तों जम्मू में हमारे जो एक एयरबेस था वहां पर ड्रोन हमला हुआ और इसीलिए हमारी सुरक्षा के मामले में एक बहुत बड़ी शंका पैदा हो गई और इसीलिए यह इंद्रजाल है वो करंट अफेयर में आया है। देखो भारत की एक कंपनी देश का पहला ऐसा ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जो दुश्मन की तरफ से आते अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हथियारों और इस तरह के कई खतरों को फेल कर सकेगा। और इस ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल। और इंद्रजाल किसने तैयार किया है? एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ग्रीन रोबोटिक्स। ग्रीन रोबोटिक्स ने यह इंद्रजाल तैयार किया है और यह देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। और यह ड्रोन डिफेंस 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक मौजूद खतरों को नाकाम कर सकता है। और ग्रीन रोबोटिक्स ने 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। तो याद रखो जो यह सिस्टम तैयार किया गया है ड्रोन डिफेंस सिस्टम, तकरीबन 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह इंद्रजाल को तैयार किया गया है। और किसने तैयार किया है? ग्रीन रोबोटिक्स ने। और यह
1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक के मौजूद खतरों को नाकाम कर सकता है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक तापमान वाले लिट्टन गांव का 90% हिस्सा जल गया? क्या बात है दोस्तों, हाल ही में सर्वाधिक तापमान वाले एक लिट्टन नामक गांव का 90% हिस्सा जल गया। वो किस देश में है? यह लिट्टन गांव कनाडा देश में है और कनाडा में हाल ही में दोस्तों तेज धूप की वजह से तापमान कहां पर पहुंच गया है? 49.5 डिग्री सेल्सियस तक यहां कनाडा में तापमान पहुंच गया है और इसके कारण यहां एक गांव में आग लग गई और तकरीबन 90% हिस्सा जल गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा। इमेज आप देख सकते हैं, कनाडा में अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज कराने वाले लिट्टन गांव का 90% हिस्सा जंगल में लगी आग से जल चुका है और आग की वजह से ब्रिटिश कोलंबिया में लिट्टन और इसके आसपास के इलाके में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों यह क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं हम, या तो हमारा जो जलवायु परिवर्तन है इसके कारण यह ब्रिटिश कोलंबिया के यह इलाके में और लिट्टन गांव में, दोस्तों इमेज में यहाँ देख सकते हैं यह है लिट्टन, तो लिट्टन में आग लग गई और तकरीबन 90% हिस्सा गांव का जल गया। और कनाडा में भीषण गर्मी और लू से बहुत से लोगों की मौत हो गई है। वैंकूवर में पुलिस ने बताया कि शुक्रवार से 130 लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। क्या यहां पर कनाडा में भीषण धूप की वजह से तकरीबन 130 लोगों की अचानक मृत्यु भी हो गई। और कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के लिट्टन में लगातार तीसरे दिन तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि इस अवधि में कभी कभी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। यानी कि लिट्टन गांव में दोस्तों कभी भी 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान नहीं जाता है, लेकिन इस साल लगातार 3 दिन तक 49.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और दोस्तों यह धूप से बचने के लिए लोग इसी तरह दोस्तों कोई भी जलाशय है वहां पर धूप से बचने के लिए इसी तरह का आनंद ले रहे हैं, धूप से बच रहे हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य की सरकार ने अपने आधिकारिक पत्राचार या संचार में केंद्र सरकार शब्द के उपयोग को बंद करने एवं इसके स्थान पर संघ सरकार शब्द का उपयोग करने का फैसला किया है? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने यह केंद्र सरकार इनके बदले संघ सरकार शब्द का उपयोग करने का फैसला किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था तमिलनाडु। लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है वीरभद्र परमार। उन्होंने लिखा है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, 11वें मुख्यमंत्री। और कल ही मैंने आपसे पूछा था कि आपको पता चल जाए कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीरभद्र परमार ने बहुत ध्यान से वीडियो देखा और साथ ही आंसर दिया। थैंक यू सो मच। सेनवा संजय भाई हमेशा टू द पॉइंट और सही तरीके से आंसर लिखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है केंद्र सरकार के बदले अब पत्राचार में संघ सरकार शब्द का यूज किया जाएगा। मीरा रावलिया आपका आंसर बिल्कुल सही। मेहुल परमार ने भी तमिलनाडु सरकार सही आंसर लिखा। और एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री है। आकाश अनुपम ने भी लिखा है तमिलनाडु, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन। और इसकी जो पॉपुलेशन है उनके बारे में भी बताया है, कैपिटल का नाम है चेन्नई। और आकाश अनुपम हमेशा अपने पास जो बढ़िया नॉलेज है इसको सबके सामने शेयर करते हैं। आपकी यह आदत हमें बहुत अच्छी लगी। चौधरी प्रतीक तमिलनाडु सरकार बिल्कुल सही आंसर। वेचत राठवा, ओम और अश्विन पलास तीनों दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। और यह वेचत राठवा गुजरात से बिलोंग करते हैं, आपका भी स्वागत। और इला पटेल दादू भाई सोलंकी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में यह केंद्र सरकार के बदले संघ सरकार शब्द का यूज करने का फैसला किया। और साथ साथ दादू भाई सोलंकी ने लिखा है कि आई एम एवरी डे वॉच योर वीडियो गुजराती एंड हिंदी जीके 2020, योर वर्किंग इज ग्रेट, थैंक यू सो मच। और वो भी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है। कहां पर है? भावनगर के भगुड़ा से है। तो आपका भी स्वागत और आप हमेशा अच्छी कमेंट लिखते हैं, थैंक यू सो मच। चाचा विधायक फ्रेंड है, उन्होंने भी लिखा है कि 11वें मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं उत्तराखंड के। कौन? तीरथ सिंह रावत का स्थान ले लिया है यह पुष्कर सिंह धामी ने।
और निकुल रबारी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सेम टू सेम ऑप्शन है। तो बताइए, टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।